प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल दिव्य प्रकाश एजुकेशन पॉइंट में। आज हम कक्षा 12 की हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक वितान का पहला पाठ सिल्वर वेडिंग को समझेंगे। सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी के पात्र हैं यशोधर पंत, जिन्हें कहानी में यशोधर बाबू कहा गया है, कृष्णानंद पांडे, जिन्हें यशोधर बाबू किसंदा के नाम से पुकारते हैं, चड्डा, जो कि यशोधर बाबू के ऑफिस में असिस्टेंट के पद पे कार्यरत है, यशोधर बाबू की पत्नी, यशोधर बाबू के 3 बेटे, यशोधर बाबू की बेटी गिरीश, यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई। आइए अब जानते हैं इस पाठ को। सिल्वर वेडिंग कहानी मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी के अंतर्गत लेखक ने नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच के अंतर को बताया है कि किस प्रकार से 2 पीढ़ियों के बीच में वस्तुओं को लेकर के, जीवन को लेकर के जो सोचने के नज़रिए में अंतर है, उसके बारे में यहाँ पे विस्तार से बताया गया है। कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू पुराने ख्यालातों के व्यक्ति हैं, जो अपने परंपरागत मूल्य, आदर्श और अपने संस्कारों को जीवित रखना चाहते हैं, मगर उनके बच्चे नए जमाने के हिसाब से जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। उनकी पत्नी भी समय के साथ अपने आप को बदल कर आधुनिक तौर तरीके अपना चुकी है, लेकिन यशोधर बाबू वही पुराने ख्यालातों में जीना पसंद करते हैं। यशोधर बाबू और उनके घर के जो सदस्य हैं, उन दोनों के बीच में विचारधारा को लेकर के आपस में टकराव होते रहते हैं। यशोधर पंत एक सरकारी दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर के पद पर तैनात थे। दिल्ली के गोल मार्केट में रहते थे। वो पुरानी मान्यताओं व विचारधारा को मानने वाले सीधे सरल व्यक्ति थे, लेकिन उनका परिवार आधुनिक जीवन शैली को मान्यता देता था। यहाँ तक कि उनकी पत्नी, जो कभी पूर्ण रूप से उन्हीं की तरह थी, लेकिन बच्चों के साथ रहते हुए उसने अपने अंदर भी काफ़ी परिवर्तन कर लिए थे, जिससे वो भी क्या हो चुकी थी, मॉडर्न हो चुकी थी। उनके 3 बेटे थे। पहला बेटा, जो कि एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था, उसका नाम भूषण था। बड़ा बेटा, 1500 रुपये उसका वेतन था। यशोधर बाबू को अक्सर लगता था कि उसका वेतन बहुत ज़्यादा है। इस उम्र में इतना वेतन मिलना उनको उस समय के अनुसार बहुत ज़्यादा लगता था। उनका दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा था। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर के अमेरिका जा चुका था। उनकी बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, और अगर कभी उसके सामने शादी की कोई बात की जाती थी तो वो भी बोल देती थी, भाई अगर मेरी शादी की बात करोगे तो मैं भी अमेरिका चली जाऊंगी। बार बार ऐसी धमकी वो दिया करती थी, शादी नहीं करना चाहती थी। कहानी की शुरुआत करते हुए लेखक कहते हैं कि यशोधर बाबू अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं, अपनी घड़ी को देखते हैं और वो नियम के पक्के हैं। सुबह समय पे अपने ऑफिस आना और शाम को 5 से 5:30 के बीच के बाद ही वो अपने ऑफिस से जाते थे, क्योंकि ऑफिस में अच्छे पद पे तैनात थे, तो जितने भी उनसे जूनियर कर्मचारी थे उनको भी, जब तक यशोधर बाबू ऑफिस में रुकते थे, उनको भी रुकना ही पड़ता था। उनके ऑफिस में एक कर्मचारी था, जो चड्डा कहकर उसे वो बुलाते थे।
वो यशोधर बाबू से बार बात में मजाक बनाया करता था, कभी उनकी घड़ी की, कभी अन्य चीज़ों की। एक दिन जब उसने यशोधर बाबू की घड़ी का मजाक बनाया तो यशोधर बाबू ने उत्तर दिया, ये घड़ी पुराने भली है, लेकिन ये मुझे मेरी शादी में मिली थी और आज भी अच्छा टाइम बताती है। तभी बातों ही बातों में पता चला कि यशोधर बाबू की शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी और आज उनकी सिल्वर वेडिंग है, मतलब शादी की 25वीं सालगिरह है। तो ऑफिस के सभी जो कर्मचारी होते हैं उनको बधाई देते हैं और यशोधर बाबू जी से कहते हैं कि आप हमें पार्टी दीजिए। यशोधर बाबू जी उनके बार बार कहने पर 10 रुपया उनको दे देते हैं, लेकिन चड्डा 10 रुपये से पार्टी कैसे होगी ये यशोधर बाबू को बोलता है। उसके बाद यशोधर बाबू 10-10 रुपये के 2 और नोट निकाल करके चड्डा को दे देते हैं, लेकिन खुद उस पार्टी में सम्मिलित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो किशनदास को अपना आदर्श मानते थे और उन्हीं के मार्ग पे ही चलना चाहते थे। यशोधर बाबू की जो मैट्रिक्स की पढ़ाई थी वो अल्मोड़ा के रैमजे स्कूल से हुई थी। मैट्रिक्स की पढ़ाई करने के बाद वो दिल्ली आ गए थे, क्योंकि उस वक्त उनकी उम्र छोटी थी तो सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल था। उस समय उनकी मदद की थी किशनदा ने। किशनदा ने उनको अपने घर में रसोइया बना करके रख दिया था और उनको कुछ पैसे भी दिए थे, जिससे कि यशोधर बाबू अपने के लिए कपड़े बना सकें और कुछ पैसे अपने घर वालों को भेज सकें। यशोधर बाबू के जीवन व चरित्र निर्माण में किशनदा का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने किशनदा से ही ऑफिस में रहने व कार्य करने के तौर तरीके सीखे थे। किशनदा की शादी नहीं थी, वो अविवाहित थे। उनका जीवन बहुत ही सरल और सादगी भरा था। वो धार्मिक परोपकारी व्यक्ति थे। वो अपने आदर्शों पर चलते थे। वो समाज सेवा का कार्य करते थे। वे सभी के मार्गदर्शक थे। किशनदा कुमाऊं उत्तराखंड से आने वाले युवाओं के रहने खाने की व्यवस्था करते थे, उनकी मदद किया करते थे। जो भी लोग कुमाऊं से उत्तराखंड से आते थे उनको नौकरी ढूंढने में उनकी मदद करते थे। यशोधर बाबू की एक निश्चित दिनचर्या थी। वो पैदल ही घर से ऑफिस को जाते थे। शाम को 5 बजे के बाद जब वो ऑफिस से आते थे तो वो सीधे घर नहीं जाते थे, क्योंकि घर में उनको पता था कि भाई उनकी विचारधारा और उनके बच्चों की विचारधारा बहुत अलग है। तो 5 बजे के बाद वो प्रवचन सुनने के लिए मंदिर में चले जाते थे और उसके बाद वो सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी चले जाते थे। इस तरह 5 बजे ऑफिस से निकलकर, छुट्टी के टाइम जब 5 बजे का है, 5 बजे वो ऑफिस से निकलते थे, लेकिन अपने घर वो 8 बजे ही पहुंचते थे। हालांकि अब ऑफिस पैदल ही जाने लगे थे, लेकिन पहले साइकिल से जाते थे। उनके बच्चे अब बड़े हो चुके थे, जिन्हें उनका साइकिल से ऑफिस जाना पसंद नहीं था। उनके बच्चों ने कहा, भाई पिताजी आप साइकिल से मत जाइए, अपने के लिए एक स्कूटर ले लीजिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने स्कूटर नहीं लिया और पैदल ही आना जाना शुरू कर दिया। आज भी वो रोज की तरह दफ्तर से पहले बिड़ला मंदिर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उनकी नजर उस क्वार्टर पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा रहते थे। क्वार्टर को तोड़कर वहां 3 मंजिला मकान बना दिया गया था। उनके बच्चे भी चाहते थे कि वो भी अब अपने पद के अनुसार बड़ा मकान ले लें, लेकिन उनको वही जगह पसंद थी, इसलिए वहां से कहीं और नहीं जाना चाहते थे। यशोधर बाबू व उनके बच्चों के बीच अक्सर विचारों को लेकर के टकराव होता था। कभी कभी वो सोचते थे, काश जिस प्रकार से किशनदा ने शादी नहीं की थी,
अगर वो भी शादी नहीं करते तो अपना पूरा जीवन वो समाज सेवा में लगा देते। लेकिन फिर अचानक उनको याद आता कि जब किसंदा का रिटायरमेंट हो गया था, उसके बाद उनको सहारा देने वाला कोई नहीं था। जिन लोगों की किसंदा ने मदद की थी, वो लोगों ने भी आगे आकर के किसंदा की मदद नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू भी उनकी मदद नहीं कर पाए। फिर रिटायरमेंट के बाद कुछ समय किराए पर रहकर फिर गांव चले जाने के बाद किसंदा की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार यशोधर बाबू के मन के भीतर विचारों का अंतर्द्वंद चलता रहा था। यशोधर बाबू का मंदिर जाना, धार्मिक कार्य में भाग लेना, प्रवचन सुनना आदि उनके परिवार वालों को पसंद नहीं था। उनके बच्चे अक्सर उनसे कहते थे कि अभी वो इतने बूढ़े नहीं हैं कि मंदिर जा कर के प्रवचन सुने। यशोधर बाबू मंदिर जाने के बाद प्रवचन सुनने तो बैठ गए, लेकिन आज उनका प्रवचन में बिल्कुल भी मन नहीं लगा था। उनके दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे, इसलिए वो प्रवचन सुनने से उठ गए और सब्जी मंडी की तरफ चले गए। तभी उन्हें याद आया कि उनके बेटे बाजार से सामान लाने के लिए नौकर रखने को कहते हैं, मगर खुद जाना पसंद नहीं करते। उनका जो बड़ा बेटा है वो अपना वेतन यशोधर बाबू के हाथ में नहीं रखता है। अपने पैसे वो अपनी मर्जी से घर का सामान खुद लाता है और फिर सबको उस सामान का रौब दिखाता है। सब्जी मंडी से सब्जी लेकर जब यशोधर बाबू घर पहुंचे, देखा कि उनका बेटा उनके घर के बाहर अपने बॉस को विदा कर रहा है और घर से अन्य लोग भी विदा ले रहे थे। घर में पार्टी चल रही थी। पहले तो यशोधर बाबू को कुछ समझ में नहीं आया। बाद में उनके बड़े बेटे भूषण ने यशोधर बाबू से शिकायत की कि भाई आज तुम्हारी सिल्वर वेडिंग थी और तुम इतने देर से आ रहे हो। बड़ा बेटा शिकायत कर रहा है भूषण, किससे? अपने पिताजी यशोधर बाबू से। यह सब सुन करके यशोधर बाबू को बहुत दुख हुआ, क्योंकि किसी ने भी उन्हें इस पार्टी के आयोजन के बारे में नहीं बताया था। उनको लगा भाई वो परिवार के गार्जियन हैं तो उनको भी इस पार्टी के विषय में जानकारी होनी चाहिए थी। वैसे भी उन्हें पार्टी वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर बच्चों के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने केक तो काटा, लेकिन केक में अंडा होने व संध्या पूजन करने का बहाना बनाकर उन्होंने केक को खाया नहीं और वो वहां से उठकर संध्या पूजन करने चले गए और तब तक स्थल पर ही बैठे रहे जब तक सारे मेहमान घर से विदा नहीं हुए। मेहमानों के चले जाने के बाद पत्नी के बुलाने पर जब वो बैठक में आए तो उनके बड़े बेटे ने उन्हें ड्रेसिंग गाउन गिफ्ट किया और कहा वो उसे ही पहनकर कल से दूध लेने जाएं। लेकिन यशोधर बाबू को यह सोच करके बुरा भी लगा और वो मन ही मन सोचने लगे कि उनके बेटे ने उनको दूध लाने के लिए एक नई ड्रेस दे रखी है, इससे अच्छा उनका बेटा ये कहता कि मैं दूध लेकर के आ जाऊंगा। अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।